अच्छा, एक ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है हमारे पास, एमसीक्यू है, बहुत आसान है, ओ लेवल जैसा है। इसमें वो क्या कह रहा है, स्पैनर इज यूज टू टाइटन अ नट एज शोन, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पी। तो यहाँ पे उसने हमें क्या दिया हुआ है, एक फोर्स दी है 200 न्यूटन्स की, और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट पी है जो कि पिवट है, और पिवट से लेके जो लाइन ऑफ एक्शन तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 0.25 है। तो इसमें हमने मोमेंट अगर कैलकुलेट करना है तो आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू हमारे पास बन जाएगी फोर्स इनटू डिस्टेंस, विच शुड बी इक्वल टू, फोर्स की वैल्यू 200 न्यूटन्स है और डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास 0.25 है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाना चाहिए 50 न्यूटन मीटर्स आ जाना चाहिए। तो इसका आंसर हमारे पास बन जाएगा 50 न्यूटन मीटर्स। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। और थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं, ये आसान ही था। ओ लेवल्स वाला है, बस थोड़ी बहुत चीज़ें क्वेश्चन में थोड़ी सी वेरिएशन आई हैं वो देखेंगे, लेकिन जो ज़्यादा इसके अंदर डिफरेंस वाला एक टॉपिक है ना, वो लास्ट वाली एक डेरिवेशन है, वो हमने करनी है। अच्छा, अब ये हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसमें वो हमें क्या कह रहा है, एन एल शेप्ड रिजिड लेवर आर्म इज पिवटेड एट पॉइंट ए। यहाँ पे पॉइंट ए पे हमने क्या कर दिया, पॉइंट बी पे इसको पिवट कर दिया। अब वो कह रहा है थ्री फोर्सेस एक्ट ऑन द लेवर आर्म एज शोन इन द डायग्राम, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ दीज फोर्सेस अबाउट पॉइंट बी। तो हमने जो भी इसका रिजल्टेंट मोमेंट आ रहा है ना, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। अच्छा, हसीब आ गए हो क्लास में? लीव क्यों की थी क्लास? हसीब देखो, सीरियस हो जाओ, क्लासेस अगर ज्वाइन करनी होती है आया करो यहाँ पे, क्लासेस लिया करो। गेम खेलने चले जाते हो बाहर में तुम। बच्चे, मुझे मामा ने ये बताया कि तुम गेम ही खेल रहे थे अभी, और तुमने बाहर कहीं काम पे नहीं जाना था, झूठ बोल रहे हो एक तो। मामा ने मुझे कुछ और बताया था। आज सही शामत आनी चाहिए, मैं मामा को क्लास के बाद भी मैसेज करता हूँ, इसकी ज़रा क्लास लें और ज़्यादा। हसीब सीरियस हो जाओ, ए लेवल्स, ए लेवल्स क्या चलना है अपना, क्या चलना है अपना। अच्छा हसीब, तुमने क्या पढ़ना है? काइनेमेटिक्स पढ़ना था। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि क्लास के बाद जब भी हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा उसमें मैं तुम्हें काइनेमेटिक्स करवा दूंगा। यहाँ पे मैंने क्लासेस को लेकर चलना था, हर बच्चे को मैंने लेकर चलना है। सिर्फ सिर्फ देखो, सिर्फ एक बच्चे को नहीं मैंने यहाँ पर लेकर चलना, पूरी क्लास को एज अ यूनाइटेड वे मैंने लेकर चलना होता है। देखो, एक बच्चे के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, सिर्फ एक बच्चे के प्रॉब्लम्स कैन नॉट ओवरटेक दी होल क्लास। यहाँ पे सारे बच्चे आ रहे हैं, अगर एक मेरे पास इंडिविजुअली बच्चा होता तो उसको मैं करता, उसके प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पे सॉल्व करता, और फिर मैं तुम्हारी बात यहाँ पे मानता, लेकिन मैंने हर बच्चे को यहाँ पे देखना है, ठीक है? तो जब भी क्लास को लेकर चलना होता है, यू हैव टू टेक एवरी स्टूडेंट इन अकाउंट। और शुरू दिन से मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जो भी आपके इंडिविजुअल मसले होंगे वो ज़रूर हल होंगे, लेकिन क्लास के जो एक प्लानर चल रहा है, जो पूरे बच्चों को मैंने लेकर चलना है, वो ज़्यादा प्रायोरिटी पे आएगा, और इसी तरह क्लासेस चलती हैं। लेकिन आपके भी जो इंडिविजुअल मसले हैं वो ज़रूर हल होंगे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपके मसले अभी नहीं सॉल्व हो रहे तो इसका मतलब आप पूरी क्लास को यहाँ पे डिच करवा के चले जाओ, और फिर आप बहाने क्या बना रहे हो, बहाने आप बना रहे हो कि मैं वहाँ पे बाहर जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, और आपकी पता चल रही है, मामा से रिपोर्ट्स पता चल रही है कि आप गेम्स खेल रहे हो। तो इस तरह का एटीट्यूड इज़ नॉट गोना वर्क। और थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, ए लेवल्स है, मजाक नहीं है। बाद में जाके अगर नहीं इस तरह क्लासेस को सीरियस लोगे तो बाद में जाके बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर जो भी करना है, फिर तो तुम्हारे पास सिलेबस होगा, इतना ज़्यादा कंटेंट होगा कवर करने के लिए, और तुम्हें समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। तो अभी सीरियस ले लो क्लासेस को, और इस तरह फजूल बहाने बनाना बंद कर दो। बाकी हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे फोर्सेस डेंसिटी प्रेशर कवर कर रहे हैं। फोर्सेस डेंसिटी प्रेशर क्या, मैं अब हसीब को 5 मिनट लगा के यहाँ पे समझाता हूँ कि वो क्या रहा है। फोर्सेस डेंसिटी प्रेशर में हमने क्या पढ़ना है, नाम से पता चल रहा है फोर्सेस पढ़नी है हमने, इसके अंदर डेंसिटी कवर करनी है, प्रेशर कवर करनी है। शुरू में मैंने बताया था क्या था, ओ लेवल्स के अंदर जितनी भी हमने यहाँ पे चीज़ें पढ़नी है वही वाला यहाँ पे कवर हो रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत इसके अंदर डिफरेंसेस आ जाते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स हमने पढ़ लिया यहाँ पे, लेकिन थोड़ी बहुत डिफरेंसेस कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आ जाते हैं।
वेक्टर्स जो होते हैं हमारे पास वो रिजॉल्व हो रहे होते हैं, तो हमने क्या करना था उस हिसाब से हमने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और जब आप यहाँ पे चले गए थे गेम्स खेलने, तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्वेश्चन किया था। इसमें क्या होता है, इस एग्जाम्पल क्वेश्चन में हमने यहाँ पे मोमेंट कैलकुलेट करना था, और जो यहाँ पे मोमेंट आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा था, एक एंगल के ऊपर आ रहा था, क्योंकि तो एंगल के ऊपर क्योंकि मोमेंट आ रहा था, तो पहले हमने क्या किया, इसको रिजॉल्व किया था। रिजॉल्व करके जो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया था वो 0.68 sin 37 के इक्वल टू था। तो डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास आ गया, फोर्स गिवन है 20 न्यूटन से, तो हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास मोमेंट आ गया। तो थोड़ी बहुत यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, ओ लेवल्स वाली चीज़ें हैं यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा हम डिफरेंसेस करके इसको यहाँ पे ए लेवल्स के अंदर उन्हें थोड़ी सी चेंज कर दिया। तो ये हम चैप्टर यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मोमेंट हम कवर कर रहे हैं। बाकी जैसे ये कवर हो जाएगा आपके काइनेमेटिक्स के भी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, और जो भी काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन आपके कवर होंगे वो मैं अपने एक्स्ट्रा टाइम से आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को रियलाइज़ कर दिया करो, और बार बार छोटी छोटी यहाँ पे इस तरह की डिसएग्रीमेंट्स करके दौड़ना जाया करो, और बहाने ना बनाया करो ऊपर से। टीचर के साथ और झूठ बोलना वैसे ही बहुत बड़ी बुरी बात होती है। टीचर के सामने कैजुअली झूठ बोल के तुम कभी गेम्स खेलने चले जाते हो, कभी कुछ करने चले जाते हो, तो सीरियस हो जाओ क्लासेस में। बाकी जो करना है वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा मकसद था तुम्हें समझाना, मैंने समझा दिया, बाकी इज योर चॉइस। अच्छा, अब ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें वो क्या कह रहा है, एन एल शेप्ड रिजिड लेवर आर्म इज पिवटेड एट पॉइंट पी, 3 forces act on the lever arm as shown in the diagram. What is the magnitude of the resultant force of these forces about point P? अब यहाँ पे उसने क्या किया, एक यहाँ पे एल शेप्ड रिजिड लेवर है, ये उसने यहाँ पे आर्म एक बनाया हुआ है। अब हमारे पास ये जो पॉइंट पी आ रहा है, ये हमारे पास क्या एक पिवट है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक रिजल्टेंट मोमेंट हमने कैलकुलेट करना है, जो भी हमारे पास रिजल्टेंट मोमेंट आ रहा है। अब जब भी आप लोगों ने रिजल्टेंट मोमेंट यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, तो आपको सारी जो इंडिविजुअल मोमेंट्स हैं आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि क्या वो क्लॉकवाइज हैं या वो एंटी क्लॉकवाइज हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी है। एक आपके पास ये वाली फोर्स आ रही है 5 न्यूटन्स वाली, इसको अगर आप एक्सटेंड कर दो यहाँ पे पॉइंट पी की तरफ, तो ये जो आपके पास यहाँ पे सर्कल बनेगा, ये कुछ इस तरह का बनेगा, और ये जो आपके पास सर्कल आता है इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या बन जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगी। और जो 20 न्यूटन्स का आपके पास फोर्स आ रहा है, उसको अगर आप एक्सटेंड करो यहाँ पे, तो उसके जो आपके पास यहाँ पे सर्कल बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज बन जाएगी। आपने करना क्या होता है, जब भी आपने किसी भी फोर्स की डायरेक्शन आपने आइडेंटिफाई करनी है, तो आपने जो भी आपके पास यहाँ पे वेक्टर आ रहा है उसको एक्सटेंड करना है, और किस डायरेक्शन में एक्सटेंड करना है, पिवट की डायरेक्शन में। पिवट की डायरेक्शन में एक्सटेंड करोगे तो आपके पास एक सर्कल बन जाएगा, जो भी उस सर्कल की डायरेक्शन आ रही होगी वो आपके पास मोमेंट की टाइप हो जाएगी, या एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है या आपके पास क्लॉकवाइज हो सकती है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे 10 न्यूटन्स वाली ये फोर्स आ रही है, 10 न्यूटन्स वाली फोर्स को यहाँ पे एक्सटेंड करोगे और पिवट की डायरेक्शन में करोगे तो इस तरह का कुछ सर्कल बन जाएगा। और ये जो सर्कल है इसको अगर प्ले करके देखो तो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कुछ बनेगा। तो ये जो आपके पास फोर्स बन रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज बन गया, ये जो आपके पास F1 बन रही है ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, और जो 20 न्यूटन्स है ये भी क्लॉकवाइज बन रहा है। तो आइडेंटिफिकेशन हमने कर ली कि क्लॉकवाइज हमारे पास कौन सी फोर्स है, एंटी क्लॉकवाइज कौन सी है। अब करना क्या होगा, यहाँ पे आपने बारी बारी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स को कैलकुलेट करना है, फिर आपने क्लॉकवाइज मूवमेंट्स को कैलकुलेट करना है, और फिर आपने क्या कर देना, इन दोनों जो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज का सम आ रहा है उसको आपने क्लॉकवाइज के सम से सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आपके पास फिर क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट मूवमेंट आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है, 5 न्यूटन की आपके पास यहाँ पर फोर्स आ रही है। इसका अगर आप लोगों ने यहाँ पे मोमेंट कैलकुलेट करना है तो इसका आपके पास वही वाला हमने फार्मूला लगाना है F/d वाला। तो ये आपके पास 5 न्यूटन वाली यहाँ पे फोर्स आ रही है। पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्लॉकवाइज का एक कॉलम बना लेता हूँ और एंटी क्लॉकवाइज का। ये आपके पास यहाँ पे बन जाएगा क्लॉकवाइज का कॉलम, और ये बन जाएगा एंटी क्लॉकवाइज का कॉलम। इन दोनों के जो सम आ रहे हैं ना इंडिविजुअली वो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में कर लेते हैं, ये 5 न्यूटन वाली एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसमें सबसे पहले आपके पास डिस्टेंस आ रहा है 5, फोर्स आपके पास 5 न्यूटन होगी, और जो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, पिवट से लेके, पिवट आपके पास ये वाला पॉइंट है, पिवट से लेके आपके पास ये वाला जो पॉइंट आ रहा है यहाँ तक डिस्टेंस बनेगा परपेंडिकुलर। तो इस वाले डिस्टेंस को अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये हमारे पास इसका डिस्टेंस कितना बन जाएगा, ये जो पूरा हमारे पास यहाँ पे ऊपर डिस्टेंस बन रहा है ये कहते हैं 4 मीटर्स का है, 3 + 1 4 मीटर्स का पूरा डिस्टेंस बन रहा है। हमने क्या करना है, ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना है। तो जो 4 हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा जो कि 2 मीटर्स के इक्वल टू होगा। तो आपने क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन मीटर्स आ जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा।
ये बात सबको समझ आ गई? इसमें हमने डिस्टेंस किस तरह कैलकुलेट किया है और फोर्स हमने किस तरह कैलकुलेट किया है, ये मुझे कंफर्म करवा दो। तैयबा, ईमान, हसीब। ये 4.2 नहीं है, ये यहाँ पे 4-2 है। पूरा जो डिस्टेंस था वो 4 था ना हमारे पास, और उसको 2 से माइनस किया तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस आ गया 2 मीटर्स। ठीक है। अच्छा, एक हमारे पास ये वाली एंटी क्लॉकवाइज की फोर्स आ गई, और एक और हमारे पास यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज की फोर्स आ रही है 10 न्यूटन्स। तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे फोर्स हमारे पास आ रही है 10 न्यूटन्स की, और यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस आ रहा है ऊपर पिवट से लेके यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक, जो कि ये हमारे पास बन रहा है डिस्टेंस, वो कितना डिस्टेंस बन रहा है हमारे पास? 2 मीटर्स का डिस्टेंस बन रहा है। तो 10 इंटू 2 मीटर्स हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस आएगा, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी बनेगी मोमेंट की? 20 न्यूटन मीटर्स बन जाएगी। तो ये हमारे पास यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज के सारे कंपोनेंट्स आ गए, इनका सम बाद में कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे क्लॉकवाइज भी हमारे पास फोर्स है 20 न्यूटन की, तो इसका हम मोमेंट फाइंड कर लेते हैं। 20 हमारे पास फोर्स है, और पिवट से लेकर डिस्टेंस कितना आ रहा है? ये हमारे पास 3 मीटर्स वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है फ्रॉम पिवट टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये 3 मीटर्स हमारे पास बन गया। अब 20 इंटू 3 हमारे पास क्या हो जाएगा? 60 न्यूटन मीटर्स हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास आ रहा है क्लॉकवाइज का जो सम आ रहा है वो 60 न्यूटन मीटर्स आ रहा है, और इसका सम हमारे पास आ रहा है 20 न्यूटन मीटर्स प्लस 10 न्यूटन मीटर्स, जो कि 30 न्यूटन मीटर्स है। तो ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने रिजल्टेंट मोमेंट कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पे रिजल्टेंट मोमेंट हमारे पास बन जाएगा 60 माइनस 30। क्लॉकवाइज को हमने एंटी क्लॉकवाइज से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 न्यूटन मीटर्स। तो जो रिजल्टेंट हमारे पास मैग्नीट्यूड बन रहा है वो कितना आ जाएगा? 30 न्यूटन मीटर्स। करना क्या था इसमें काम हमारे पास क्लॉकवाइज मोमेंट से और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट से। हमारे पास पहले हमने क्लॉकवाइज मोमेंट्स का सम निकाल लिया, फिर हमने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स का सम निकाल लिया, और फिर एंड में हमने रिजल्टेंट फाइंड करना था, तो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास 30 न्यूटन मीटर्स आंसर आ गए। तो हमेशा जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाए, और इस तरह के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, क्लॉकवाइज का सम निकाल लेना है और एंटी क्लॉकवाइज का सम निकाल लेना है, फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। बस ये आपके पास प्रोसीजर होगा हमेशा, एवरी टाइम। तो इसमें किसी का अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन हो, तो मुझे ज़रूर बताओ। हसीब, ईमान, तैयबा, क्लियर है बच्चों? कंफर्म कर दो मुझे। ओके। हसीब, आपको क्लियर है? कोई मसला हो, कोई कन्फ्यूजन तो बताओ। ठीक है। अच्छा हसीब, बुरा मत मानना, लेकिन देखो यार, जो इंसान का इखलाक होता है ना, सबसे बड़ी उसकी चीज़ होती है। कभी भी उस्ताद को ना चीट नहीं करते, क्योंकि द डे यू स्टार्ट चीटिंग योर टीचर इज़ द डे यू स्टार्ट लूजिंग। इसमें मेरा कोई यहाँ पे नुकसान या बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन कोशिश किया करो, जो भी टीचर है आपके पास, हमेशा ऑनेस्टी से चलो, इंटीग्रिटी से चलो। जितना भी आपको टीचर बुरा लगता है, जितना भी आपको टीचर अच्छा लगता है, जैसा मर्जी टीचर हो, हमेशा रिस्पेक्ट करो, हर उस्ताद की रिस्पेक्ट करो, और हमेशा ऑनेस्टी से चला करो, इंटीग्रिटी से चला करो। इंसान का इखलाक इज़ योर बिगेस्ट वेपन इन दी वर्ल्ड। अगर इस चीज़ को लूज़ करते हो ना, तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं मिलना। तो बस ये मेरा पॉइंट था यहाँ पे, कि सबसे बुरी जो मुझे बात यहाँ पे लगी थी, जो मुझे अच्छी नहीं लगी बात, वो ये बात थी कि तुमने मुझसे क्लियर नहीं किया कि व्हाट डू यू वांट। अगर मुझे तुम बताते ना कि सर मुझे समझ नहीं आ रही कि चैप्टर आपने क्या स्टार्ट किया, मैं तुम्हें दोबारा एक्सप्लेन करता, और तुम्हें पता है मैं ये करता ज़रूर बात। तुम ये नहीं कह सकते कि मैं ना करता, और मुझे इतनी अपनी बात पता है। फिर अगर तुम यहाँ पे मुझे कहते कि सर मुझे समझ नहीं आ रही, आप मेरी चीज़ नहीं पढ़ा रहे और मुझे ये चीज़ बता देते, तब भी मैंने तुम्हें प्यार से कहना था, और तुम्हें भी ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर तुम मुझे कहते ना कि सर आप मेरी चीज़ नहीं करवा रहे हैं मुझसे, उसी तरह जिस तरह तुम लगे होते प्यार से मुझसे डिसएग्रीमेंट कर लेते, मैंने तुमसे उस वक्त दोबारा से प्यार से बात करनी थी कि ठीक है। लेकिन बुरी मुझे क्या बात लगी कि तुमने क्लास बीच में ज्वाइन की है, और फिर तुम मुझे मैसेज करे कि मैं बाहर जा रहा हूँ, एंड यू आर स्टिल नॉट देयर। और ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगेगी, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट है बच्चों, देखो मुझे भी अगर बुरी लगे भी ना लगे, मेरी फीलिंग डिस्कार्ड कर दो, लेकिन अपने अखलाक का ख्याल करो, अपने अखलाक को प्रोटेक्ट करो, कभी भी झूठ ना बोला करो, और स्पेशली उस्ताद से तो कभी भी झूठ ना बोलो, ठीक है, चाहे जैसा मर्जी उस्ताद है, ठीक है।
तो इस चीज़ का ख्याल कर लिया करो, अपने अखलाक को प्रोटेक्ट करो और ऑनेस्टी से काम लिया करो। बाकी जो भी अगर बात होती है बात किया करो, इस तरह बातें करने वाली नहीं होती। हमेशा मैंने आप लोगों को क्या कहा, जो भी बात होती है, जो भी डिसएग्रीमेंट होता है, मुंह पे कहा करो। अक्सर तुम मुंह पर बात कह रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो इट्स फाइन, मैं कभी भी बुरा नहीं बनाया उस चीज़ का, लेकिन इस तरह चीज़ें करना, ये चीज़ें फिर चुभती हैं बाद में, ठीक है। तो ऐसी हरकत ना हो बस। बाकी बुरा ना मनाया करो, बुरा नाम मत मनाना इस चीज़ का, लेकिन ख्याल किया करो, ठीक है। कोई अगर डिसएग्रीमेंट हो, कोई बात करनी हो शेयर, मेरे से पर्सनली बात किया करो। एवं मुझे ना हो कि एक जगह से मुझे कोई और बात पता चल रही है, दूसरी जगह से कोई और बात चल रही है, हसीब साहब कुछ और बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ फिर अच्छी नहीं लगती, ठीक है। बाकी कोई मसला, कोई परेशानी तो बताओ। ठीक। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आती है, एक हमारे पास आता है लॉ ऑफ मोमेंटम आता है। लॉ ऑफ मोमेंट्स हमारे पास वही चीज़ होती है जो कि हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ लिया है, कि जो सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट होता है वो इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो इसको हम नहीं देखते, हम यहाँ पे एक नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये हमारे पास नया यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है ए लेवल्स का, और इसको हम यहाँ पे टॉपिक को नाम देते हैं कपल ऑफ अ मोमेंट। अच्छा, अब इसकी हमारे पास जो डेफिनेशन आती है वो क्या होती है, डेफिनेशन इसकी हमारे पास होती है टू इक्वल एंटी एंटी क्लॉकवाइज की जगह एंटी पैरेलल कर लो। एंटी पैरेलल फोर्सेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर कॉल्ड कपल। तो बेसिकली होता क्या है इसकी डेफिनेशन में, कि दो हमारे पास इक्वल फोर्सेस आती हैं, और वो क्या होती है, हमारे पास एंटी पैरेलल फोर्सेस होती हैं। और ऐसी फोर्सेस जो कि एक कॉमन डिस्टेंस के वजह से सेपरेट हो रही हो, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कपल कहते हैं। इसके बाद हमारे पास हो जाता है कपल ऑफ अ मोमेंट हो जाता है। अब इसके बाद हमारे पास आता है टॉर्क ऑफ अ कपल आता है। टॉर्क ऑफ अ कपल हमारे पास क्या होता है, थोड़ा सा मोमेंट वाला ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो हमारे पास बेसिकली होता है द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू। एक हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल आ रही है नंबर 1 में। अच्छा, ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट पी है, इसको ये मेरे पास एक पिवट ही बन रहा है, और मेरे पास इसके सेंटर में ये डिस्टेंस बन रहा है, डिस्टेंस डी बन रहा है, और नीचे मेरे पास यहाँ पर फोर्स आ रही है, एक ये वाली फोर्स एफ आ रही है। अच्छा, और यहाँ पर भी इसी एंड पर भी मेरे पास एक दूसरी फोर्स आ रही है जो कि अपवर्ड्स डायरेक्शन में जा रही है, इसको मैं क्या कहूँगा, ये भी मेरे पास फोर्स एफ है। मतलब ये जो दोनों फोर्सेस मेरे पास आ रही हैं वो सेम फोर्सेस हैं, दोनों इक्वल फोर्सेस हैं, और वो एक डिस्टेंस से सेपरेटेड है। अच्छा, अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन होती है कपल ऑफ अ मोमेंट, वो क्या होती है, टू इक्वल एंटी पैरेलल फोर्सेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर कॉल्ड कपल। तो ये जो यहाँ पे अगर इस वाली डायग्राम को यहाँ पे नोटिस करो तो दो एंड्स पे हमारे पास फोर्सेज आ रही हैं और वो इक्वल फोर्सेज आ रही हैं। इसका भी मैग्नीट्यूड एफ है, इसका भी मैग्नीट्यूड एफ है। जो एफ की वैल्यू होगी वही इन्हीं दोनों की वैल्यूज होगी, और ये एक स्पेसिफिक डिस्टेंस से ये सेपरेटेड है, और इस डिस्टेंस को हमने क्या नाम दे दिया, डिस्टेंस डी नाम दे दिया। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो कपल ऑफ अ मोमेंट है वो यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिफाई हो रहा है। अब इसको हम किस तरह कर सकते हैं, एक तो हमारे पास लंबा मेथड है, पहले मैं लंबा मेथड सिखाऊंगा, फिर मैं इसकी एक ट्रिक सिखाऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को लंबे मेथड से आप लोगों को पता हो कि कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, हम कर के रहे हैं इस तरह, ताकि एवी ये ना लगे कि हवा में चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले अगर यहाँ पे देखो आप लोग, तो ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस डी है और पिवट बिल्कुल सेंटर में, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 डिस्टेंस, और ये वाला जो हमारे पास डिस्टेंस है ये क्या बन जाएगा, 1/2 डी बन जाएगा। ये 1/2 डी है और ये हमारे पास 1/2 डी है।
अब हमने क्या करना है, हमने ये वाली जो हमारे पास फोर्स बन रही है ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रही है, और ये हमारे पास किस में बन रही है, ये भी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज में बन रही है। तो हमने करना क्या है, दोनों हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज में आ रही हैं, हमने दोनों के मोमेंट सेपरेटली कैलकुलेट करने हैं और उनको फिर ऐड कर देना है। तो इसको अगर हम करके देखें तो ये हमारे पास बन जाएगा, इसको मैं ग्रीन से कर रहा हूँ पहले, ये हमारे पास बन जाएगा F इंटू 1/2D प्लस F इंटू 1/2D, ये मल्टीप्लाई का साइन है। अब इसका अगर हम आंसर देखें यहाँ पे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, F1/2D प्लस F1/2D करें हम तो हमारे पास आंसर शुड बी इक्वल टू FD। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक टोटल मोमेंट आएगा। तो एक आपके पास मेथड ये है, आप लंबे मेथड से कर लो, जिस तरह आपने मोमेंट निकालते हुए आ रहे हो सेपरेटली, पिवट से आप सेपरेट डिस्टेंसेस ले लो। ये वाला जो आपके पास फोर्स है इसका पिवट से डिस्टेंस ले लो, फ्रॉम पिवट टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये वाला जो है इसको भी इसी तरह कर लो, फ्रॉम पिवट टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स 1/2D आ जाएगा। तो इस तरह आपने क्या करना है, सेपरेटली यहाँ पे मोमेंट्स कैलकुलेट करने हैं, उन दोनों को ऐड करना है, तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा FD आ जाएगा। तो ये एक लंबा मेथड था, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपने करना क्या है, आपने एक फोर्स पकड़नी है, सिर्फ एक सिंगल फोर्स पकड़नी है। जो भी आपके पास यहाँ पे एंटी पैरेलल जो फोर्सेस आ रही हैं ऑपोजिट साइड में, उनमें से कोई सी भी एक फोर्स सेलेक्ट कर लो, है तो दोनों इक्वल। तो एक फोर्स आपने सेलेक्ट करनी है, उनको आपने पूरा जो यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है बीच के अंदर उस वाले डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपने चीज़ करनी है यहाँ पे। इसको आप किस तरह करोगे, आपने एक यहाँ पे फोर्स ले ली, फोर्स मैं ये वाली ले लेता हूँ, और इसके अंदर डिस्टेंस कितना आ रहा है, T आ रहा है, तो उस डिस्टेंस से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट एक आंसर आ गया। तो ये आपके दो मेथड से इसको करने के, ये आपके पास था इनडायरेक्ट मेथड था और ये आपके पास था डायरेक्ट मेथड था। पॉइंट क्या था ये चीज़ समझाने का कि आपको पता चले कि इसके पीछे हो क्या रहा है। ये ना मैं बता दूं डायरेक्टली सीधा कि आपने एक फोर्स पकड़नी है, उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है और आपको समझ ही रहा है कि क्या होना है। बैक एंड पे हमारे पास क्या चीज़ हो रही थी, हमेशा यही हो रहा था, हम सेपरेटली मूवमेंट्स कैलकुलेट करते हैं और जो भी हमारे पास सेपरेटली मूवमेंट्स आते हैं उनको फिर हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इस तरह हम इनडायरेक्ट मेथड से मूवमेंट्स को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट मेथड है, और आपने हमेशा ये वाला मेथड यूज़ करना है, इसमें हमारे पास प्रोसीजर क्या होता है, पिक एनी फोर्स and multiply it with the distance। तो ये हमने यहाँ पे चीज़ करनी है कि कोई भी हमने यहाँ पे फोर्स पकड़नी है और उसको हमने क्या करना है, उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना डिस्टेंस के साथ। तो ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड से आ जाएगा। इसमें किसी का कोई सवाल हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछो ज़रूर। अच्छा, अब हमारे पास ना इसके बाद कुछ केसेस आ जाते हैं, जो कि केसेस हमने सेपरेटली यहाँ पे स्टडी करने हैं। एक हमारे पास यहाँ पे आता है केस 1 आता है। अभी जितने भी यहाँ पे केसेस आ रहे हैं, ये आपके जितने भी पास्ट पेपर्स आएंगे, स्पेशली P1 के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें तकरीबन हर केस ये टेस्ट हुआ था। तो इन केसेस को ज़रा गौर से देख लेना और जहाँ पर भी कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर पूछना। ये हमारे पास लेट से एक बॉल है यहाँ पे और इसके ऊपर एक ये हमारे पास फोर्स एक्ट कर रही है और एक ये हमारे पास फोर्स एक्ट करिए। अब इनके दरमियान हमारे पास एक डिस्टेंस आ रहा है जो कि क्या है, डिस्टेंस डी है। अब आपने क्या करना है, आपने इसका जो भी कपल है आपने वो फाइंड करना है। आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है, कपल ऑफ अ मोमेंट फाइंड करना है। तो इसका कपल क्या बन जाएगा, मैंने आपको मेथड यहाँ पे बताया था कि मेथड क्या होता है, हमेशा आपने कोई सी भी एक फोर्स पकड़नी है और उसको सेपरेट जो डिस्टेंस हो रहा है यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास यहाँ पे कपल आ जाएगा। तो कपल ऑफ अ मोमेंट आपके पास वैल्यू बन जाएगी F/D बन जाएगी। अब आपने करना क्या है, एग्जामिनर किस तरह क्वेश्चन पूछता है, एग्जामिनर आपको इस तरह की डायग्राम्स दे देगा और वो कहेगा आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर नेट फोर्स बतानी है और नेट फोर्स के साथ साथ आपने क्या बताना है, आपने इसका क्या बताना होगा, नेट टॉर्क बताना होगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, वो आपसे यहाँ पे पूछेगा कि आपने बतानी है इसको साइड पे कर लेता हूँ। आपने यहाँ पे बताना होगा नेट फोर्स। तो नेट फोर्स अगर इसकी आप लोग देखो तो एक आपके पास फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, फिर उसी की इक्वल फोर्स आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो जो दोनों फोर्सेज हैं हमारे पास वो क्या कर रही है, कैंसिल आउट कर रही हैं। तो इसका मतलब है आपके पास जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो F - F = 0। तो नेट फोर्स आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। अब इसके बाद वो क्या कह सकता है, आपको कह सकता है नेट टॉर्क कैलकुलेट करवाओ। तो जो नेट टॉर्क है वो हमने ऊपर भी कैलकुलेट कर लिया। नेट टॉर्क हमारे पास क्या आ रहा है, F/D आ रहा है। इसका मतलब है इट इज़ नॉट इक्वल टू
ज़ीरो। नेट फोर्स हमारे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है और हमारे पास कितना आ रहा है, FD आ रहा है। तो ये भी वो पूछ लेता है एग्जामिनर कि आपके पास नेट फोर्स इक्वल टू ज़ीरो है या नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, इस तरह करके वो क्वेश्चन पूछता है। तो ये हमारे पास पहला केस था और सबसे आसान केस था। ये चीज़ समझ आ गई तो नेक्स्ट केस देख लो, इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर पूछो। अब आगे आगे केसेस थोड़े से टफ होते रहेंगे, लेकिन है आसान कॉन्सेप्ट, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं। अच्छा, ये आपके पास यहाँ पे बॉल है, इसके अंदर आपके पास 4 फोर्सेस लग रही हैं। एक आपके पास ये वाली फोर्स लग रही है, एक आपके पास यहाँ पर ये फोर्स लग रही है, एक आपके पास ये फोर्स है और एक आपके पास ये ऊपर यहाँ पे फोर्स लग रही है। अच्छा, और यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास जो बीच में आ रहा है वो हमारे पास स्टिल DR है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस DR है। अब इसमें भी हमारे पास दो चीज़ें वो पूछेगा, एक हमारे पास आ जाएगी नेट फोर्स आ जाएगी और दूसरी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी नेट टॉर्क आ जाएगा। तो इसमें अगर आप लोग नेट फोर्स देखो तो नेट फोर्स मेरे ख्याल में इसमें भी ज़ीरो होनी चाहिए। एक आपके पास ये वाली फोर्स लग रही है ऊपर, एक आपके पास ये F लग रहा है, इसको यहाँ पे देखो, एक आपके पास ये वाला F है और एक आपके पास ये वाला F है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर ज़ीरो आ गया। फिर ये वाले वर्टिकल डायरेक्शन में जाएंगे, एक ये लग रहा है एक ये लग रहा है, ये भी दोनों वर्टिकल एक्ट करें और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करें, तो ये भी ज़ीरो आंसर आ जाएगा। तो जो नेट फोर्स होगा हमारे पास इट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। फिर हमारे पास क्या चीज़ आती है, नेट टॉर्क आता है। यहाँ पे नेट टॉर्क हमने किस तरह फाइंड करना है, कपल वाले फार्मूला से। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे दो तरह की हमारे पास यहाँ पे फोर्सेज आ रही हैं, हमने इनको सेपरेटली डील करना है। अब एक जो आपके पास यहाँ पे पॉइंट आ रहा है वो ये आ रहा है, इसको हम 1 1 करके कंसिडर करते हैं। एक मिनट, मुझे इसकी ज़रा निप निकल गई है, मुझे ज़रा फिक्स करने दो पेन को। अच्छा, इसमें देखो हमारे पास क्या हो रहा है, एक आपके पास ये वाली चीज़ है नंबर 1 और एक आपके पास ये वाली चीज़ है नंबर 1। इसमें इसका जो आपके पास कपल बनेगा वो क्या बन जाएगा, FD बन जाएगा। एक फोर्स पकड़ी, उसको जो बीच में डिस्टेंस आ रहा है उससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसके बाद आपके पास ये वाली एक चीज़ बन रही है 2 और 2। इसमें भी क्या करना है, आपने यहाँ पे एक फोर्स पकड़ी, उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास टोटल आंसर क्या आ जाएगा, 2FD आंसर आ जाएगा। तो जो नेट टॉर्क इसके अंदर आपके पास बन गया, जो कि जिसको हम कपल भी कहते हैं, वो आपके पास 2FD बन गया और जो नेट फोर्स है वो कितनी आ गई आपके पास, इक्वल टू ज़ीरो आ गई। तो ये आपके पास केस 2 बन गया। इसमें किसी का कोई कन्फ्यूजन हो किसी को, यहाँ कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछो। अच्छा, नेट टॉर्क में क्या होगा, नेट टॉर्क में हमने उसी तरह फाइंड करना है, ये कपल ऑफ अ मोमेंट बेसिकली हमारे पास यहाँ पे नेट टॉर्क बन रहा है। कपल वाले तरीके से हमने क्या करना है, यहाँ पे सेम जो टॉर्क होता है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो कपल वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि यहाँ पे अब हमारे पास ना दो तरह की डायग्राम्स यहाँ पे बन रही हैं। एक यहाँ पे ये वाले हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, जिसको मैंने यहाँ से 1 से लेबल कर लिया, 1 से लेबल कर लिया। तो सबसे पहले हमने इनको कंसिडर कर लेना यहाँ पे। तो हमने करना क्या था, कपल वाले फार्मूला में एक इनमें से कोई फोर्स पकड़नी है, मैंने F ले लिए फोर्स, तो F आ गई, उसको मैंने डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना। जो भी इन दोनों का ये सेपरेटिंग डिस्टेंस होगा ना इन दोनों फोर्सेस का, उससे मैंने मल्टीप्लाई कर देना, तो मेरे पास FD यहाँ पे आंसर आ जाएगा, जो कि 1 वाले केस का आंसर होगा। फिर मेरे पास यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में भी कुछ मोमेंट्स एक्ट कर रहे हैं, कपल एक्ट कर रहा है एक वर्टिकल डायरेक्शन में, जिसको मैंने 2 और 2 से लेबल कर दिया। तो इसमें भी वही सेम चीज़ करनी है, एक फोर्स हमने पकड़नी है F और उसको सेपरेटिंग डिस्टेंस D से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये भी हमारे पास आ जाएगा FD प्लस FD इज इक्वल टू 2FD आ जाएगा। अब इसमें ये ज़रूर कन्फ्यूजन हो सकती है कि ये जो 1 वाला केस बन रहा है इनके दरमियान सेपरेटिंग डिस्टेंस D है, लेकिन इनके दरमियान तो ये वाला डिस्टेंस ही बन रहा है। अब ये चीज़ नोटिस करो, क्योंकि सर्कल है ना हमारे पास, तो जो ये वाला डायमीटर होगा इसका हमारे पास मतलब है हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस बन रहा होगा इन दोनों के दरमियान, ये जो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस बन रहा है इसको भी हम D कहेंगे, क्योंकि डायमीटर हमारे पास सेम होगा, चाहे इस डायरेक्शन में कर लो, चाहे इस डायरेक्शन में कर लो, चाहे इस तरह कर लो, डायमीटर वुड बी सेम। तो ये आपके पास यहाँ पे इस तरह ये वाला केस बनेगा। ठीक है, अब समझ आई तैयबा? ठीक है, तो इस तरह हमने यहाँ पे ये नेट टॉर्क निकाला। अब यहाँ पे हमारे पास एक और केस 3 आता है, हमने केस 4 तक यहाँ पे पढ़ना है, फिर हम इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। लेकिन एक दफ़ा ये चीज़ समझ आ जाएगी तो फिर क्वेश्चंस में कोई मसला नहीं आने वाला। अच्छा, एक ये सर्कल बन रहा है हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या चीज़ हो रही है, एक ये फोर्स F आ रहा है हमारे पास और एक हमारे पास ये फोर्स F आ रही है।
फिर इसी के साथ साथ इसको मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। एक हमारे पास यहाँ पे एक दूसरी फोर्स ऐड करी, बल्कि सेम ही हो गया। एक हमारे पास यहाँ पे फोर्स ऐड कर रही है जिसको हम कह देंगे 2F कह देता मैं इसे। ये मेरे पास 2F है, और इसी तरह इस पॉइंट से लेके ऊपर एक और मेरे पास फोर्स जा रही है जो कि 2F है। तो ये मेरे पास इस तरह की डायग्राम बन रही है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है वो भी मेरे पास कितना आ रहा है, D का डिस्टेंस आ रहा है। अच्छा, अब ये वाला केस देखो यहाँ पे, इसमें भी हमें क्या चीज़ कैलकुलेट करवाता है, नेट फोर्स और नेट टॉर्क, जो कि हमने कपल वाले फार्मूले से करना है। अब इसमें अगर नेट फोर्स देखो तो आप लोग के पास क्या बन जाएगी नेट फोर्स। सबसे पहले तो आपके पास बन जाएगी फोर्स माइनस एफ, एक आपके पास ये फोर्स आ रही है और एक ये फोर्स आ रही है, तो कैंसिल आउट होकर 0 आ जाएगा। फिर आपने यहाँ पे प्लस करना है इसके अंदर, एक आपके पास यहाँ पे 2F आ रही है, और फिर आपके पास यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है, एक 2F आ रही है यहाँ पे इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों के जो आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आएंगे वो इक्वल टू 0 आएंगे। 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 ही होता है। और नेट अब आपने टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये वाला केस आ रहा है, ब्लू वाला केस आ रहा है, ब्लू वाले केस को कंसिडर कर लो। तो इसमें एक आपने फोर्स लेनी है F, और इसको मल्टीप्लाई करना है D से, तो FD इस ब्लू वाले जो फोर्स आ रही है उसका नेट टॉर्क बन जाएगा। फिर आपके पास यहाँ पे 2F वाला एक फोर्स आ रही है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 2F को आपने D के साथ, तो ये आपके पास बन जाएगा 2FD बन जाएगा। इसको ऐड करो तो आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा 3FD। तो इस वाले केस में नेट फोर्स आपकी स्टिल 0 है, और जो नेट टॉर्क आपके पास बन रहा है वो कितना बन गया, 3FD बन गया। तो इस तरह आपने इसके अंदर वो निकाल लिया, नेट मोमेंट निकाल लिया, और आपने साथ में नेट फोर्स निकाल लिया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे बल्कि एक चीज़ का ख्याल हमने करना है,
हमारे पास हमने पहले ना इनको डायरेक्शंस को भी हमने थोड़ा सा कंसिडरेशन में लेना है। अब ये जो 2f है ना, 2f को अगर आप लोग देखो तो ये आपके पास कुछ इस तरह का सर्कल बना रहे हैं, इस तरह करके आपके पास ये पिंक वाला वेक्टर मूव कर रहा है। तो ये हमारे पास डायरेक्शन हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। और ये वाला जो आपके पास ब्लू वाली फोर्सेस हैं ये कुछ इस तरह मूव कर रही हैं जो कि क्लॉकवाइज बन रही हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शन में आ गई है। अब इनको हम ऐड नहीं कर सकते, मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, मैंने यहाँ पे इनको ऐड कर दिया, बल्कि ऐड नहीं करना था हमने। तो जो एफ डी हमारे पास बन जाएगा, एफ डी को हम कह देते हैं पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज है क्योंकि, और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर शुड बी इक्वल टू माइनस एफ डी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास, अच्छा इस क्वेश्चन पे बाद में आता हूँ, बाद में एक चीज़ पूछूंगा, अभी इस चीज़ को समझ लो। यहाँ तक केस 3 के अंदर अगर किसी का कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछो। इसके बाद हमारे पास बस एक फ़ाइनल केस आ रहा है। अच्छा, इसमें भी हम देख लेते हैं फाइनल केस को। इसमें भी हमारे पास 4 फोर्सेस हैं। एक हमारे पास ये फोर्स F है यहाँ पे, एक हमारे पास इस साइड पे फोर्स F है, और एक हमारे पास यहाँ पे 2F की फोर्स, बल्कि यहाँ पे भी हम बना देते हैं 2F की, और यहाँ पे भी 2F की बना देते हैं। और इस साइड पे हमारे पास जो फोर्सेस होंगी वो बन जाएंगी, ये वाली हमारे पास फोर्स बन जाएगी 2F, और ये वाली हमारे पास फोर्स बन जाएगी 2F की। तो सारी हमारे पास इस टाइम 2F की फोर्सेस आ रही हैं। और जो इनका सेपरेटिंग डिस्टेंस है, सेपरेटिंग डिस्टेंस मैं कंसिडर कर लेता हूँ D है मेरे पास। तो इसका नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो इसका हम यहाँ पे नेट फोर्स निकालेंगे। एक ऊपर नीचे हमारे पास 2F की फोर्सेस लग रही हैं, ज़ीरो आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे भी साइडवेज जो 2F की फोर्सेस लग रही हैं उसका भी आंसर ज़ीरो आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2F माइनस 2F माइनस 2F माइनस 2F विच मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे नेट मोमेंट आता है, नेट टॉर्क आता है। नेट टॉर्क हमारे पास क्या चीज़ बन जाती है, यहाँ पे 2F की फोर्सेस आ रही हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्लू वाले वेक्टर को पहले कंसिडर करते हैं, इसकी डायरेक्शन को देखते हैं पहले। ये हमारे पास इस तरह कुछ मूव कर रहा है, तो ये हमारे पास बन जाएगा क्लॉकवाइज। और ये जो है हमारे पास, ये किस तरह मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा ऑरेंज वाला वेक्टर, और जो ब्लू वाला वेक्टर है वो क्लॉकवाइज है। तो पहले ब्लू वाला वेक्टर कर लेते हैं जिसका साइन हमारे पास पॉजिटिव होगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा पॉजिटिव करके कुछ, पॉजिटिव 2F आएगा, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है D से। फिर यहाँ पे हमारे पास जो एंटी क्लॉकवाइज है वो क्योंकि एंटी है तो उसको हम नेगेटिव लेना है, लेकिन इसमें भी वेक्टर हमारे पास सेम बनेगा, 2FD बनेगा, और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पे आंसर। अच्छा, अब यहाँ तक सबको समझ आ गई? कोई भी कन्फ्यूजन हो इन पूरे 4 केसेस में तो मुझे बताओ। हाँ, एक जैसे हैं, बस थोड़ी थोड़ी यहाँ पे डिफरेंसेस हैं। अच्छा, जो डिफरेंसेस मैंने आप लोगों को यहाँ से पूछना था ना, वो एक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड था। अब यहाँ पे जो पहला हमारे पास केस आ रहा है उसमें हमने क्या चीज़ पढ़ी है कि हमारे पास नेट फोर्स इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है, और जो हमारे पास नेट टॉर्क यहाँ पे आ रहा है वो हमारे पास FD आ रहा है। तो एक मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये, क्या ये जो केस 1 है आपके पास ये इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं होगा, इसका मुझे आंसर चाहिए। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट्स कि जितने भी फोर्सेस लग रही होती हैं ऑपोजिट वो सेम होती हैं, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट होता है। एंटी क्लॉकवाइज जो क्लॉकवाइज मूवमेंट्स होते हैं दे आर सेम। तो इसमें मुझे बताओ केस 1 इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं होगा, सबसे मुझे आंसर चाहिए, कोई ना कोई इसमें इनपुट दो। हसीब, एनी आइडिया? ईमान, तैयबा? क्यों नहीं होगा, सही कह रही हो, लेकिन वाई नॉट? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास एक नेट टॉर्क एक्ट कर रहा है। एज लॉन्ग एज आपके पास एक नेट टॉर्क एक्ट कर रहा है ना, आपके पास हमेशा जो भी आपके पास केस होगा वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो ये हमारे पास यहाँ पे केस बन जाएगा। अब इसी तरह ये जो हमारे पास ये वाला केस बन रहा है, इसमें भी अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे नेट टॉर्क एक्ट कर रहा है। नेट टॉर्क कितनी एक्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा एक्ट कर रही है, 2FD एक्ट कर रही है। तो इसमें भी हम कहेंगे इट इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम।
और फिर हमारे पास ये वाला जो आ रहा है यहाँ पे हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक नेट टॉर्क एक्ट करिए -ft, तो ये भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा हमारे पास, तो इसको भी हम कैंसिल आउट कर देंगे। फिर हमारे पास लेकिन जो लास्ट केस यहाँ पर आ रहा है ये हमारे पास इक्विलिब्रियम में होगा। ये क्यों होगा इक्विलिब्रियम? बिकॉज यहाँ पे फोर्सेस भी कोई नहीं एक्ट करी, इक्वल टू जीरो है, और जो हमारे पास यहाँ पे नेट टॉर्क है वो भी इक्वल टू जीरो। तो जैसे ही आपके पास नेट टॉर्क और जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाएगी, तो इसका मतलब है आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हो गई। तो ये आपने यहाँ पढ़ना था। तो छोटे छोटे यहाँ पे केसेस थे, इनमें छोटे छोटे डिफरेंसेस आ रहे थे, हमने देखना था कैलकुलेशन किस तरह करनी है नेट टॉर्क की और नेट फोर्स की। अब हम थोड़े से इसके क्वेश्चन देख रहे थे, वो भी बहुत आसान है, उसमें कोई मतलब मुश्किल वाली बात नहीं है। वो देखते हैं क्वेश्चंस। फिर मैं बस करने लगा हूँ, बल्कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, करता हूँ, कोशिश करता हूँ जल्दी कवर कर लेता हूँ। अच्छा, एक ये हमारे पास यहाँ पे एक MCQ आ रहा है, इसमें वो क्या कह रहा है, द डायग्राम शोज 4 फोर्सेस अप्लाई टू अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द रिजल्टेंट फोर्स एंड द रिजल्टेंट टॉर्क ऑन द ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करनी है। रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास किस तरह होगी, एक तो ये वाली 45 न्यूटन है, 45 तो हमारे पास ये हो जाएगा 45 - 45 इज इक्वल टू 0, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे, तो इसका आंसर तो 0 न्यूटन आ जाएगा। लेकिन फिर हमारे पास यहाँ पे 30 न्यूटन्स की दो डायरेक्शन में फोर्सेज ऐड करी हैं, वो क्या हो जाएगा 30 + 30, क्योंकि सेम डायरेक्शन में ऐड करी, तो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास नॉन जीरो होगा। ये तो हमें बात पता लग गई, क्योंकि 60 न्यूटन हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है रिजल्टेंट फोर्स का, तो RF हमारे पास ये होगी। इसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है, हमने रिजल्टेंट टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो रिजल्टेंट टॉर्क देख लेते हैं। 30 न्यूटन वाला जो हमारे पास यहाँ पे डायग्राम है, अच्छा ये थोड़ी सी ना अजीब सी उन्होंने यहाँ पे डायग्राम बनाई। पहले हम 45 न्यूटन को देखते हैं। 45 न्यूटन इस तरह के एंगल में चल रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्लॉकवाइज होगा, तो ये क्लॉकवाइज मेथड में चल रहा है। और जो हमारे पास ये वाला जो टॉर्क है, ये जो हमारे पास 30 न्यूटन का यहाँ पे फोर्सेस आ रही हैं, ये एज सच कोई हमारे पास डायरेक्शन बना नहीं रही, ये हमारे पास इस डायरेक्शन में आ रही है, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो इन दोनों ये जो कपल बन रहा है हमारे पास 30 न्यूटन का, ये बड़ा अजीब सा कपल है, क्योंकि ये एक डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा। होता क्या बेसिकली, हमारे पास जो भी हमारे पास कपल ऑफ फोर्सेस बनती है वो एक डायरेक्शन में मूव करती है। इसको अगर देखो ये भी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है, इसको अगर देखो तो ये आपके पास ये भी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है। तो दोनों जो आपके पास 45 न्यूटन वाला कपल है वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन 30 न्यूटन वाला जो है वो डिफरेंट में मूव कर रहा है। तो ये आपके पास ये वाला जो एंगल है, इसको अगर आप देखो तो ये आपके पास मूव कर रहा है क्लॉकवाइज में, और जो ये आपके पास है ये आपके पास मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज में। तो इन दोनों का जो मूवमेंट है, मैं इसको सॉल्व करके भी दिखा सकता हूँ वैसे, लेकिन सॉल्व करने थोड़ा सा मैं इसको मेंटली करना चाह रहा हूँ। इसमें अगर आप देखो आपके पास फोर्सेज आपके पास सेम है, जाहिर सी बात है डिस्टेंस भी सेम होगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस से सेपरेट हो रहा है। तो इसका जो क्लॉकवाइज का मूवमेंट है वो भी सेम आंसर रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज का भी सेम आंसर रहेगा। तो इसको जब आप माइनस करोगे तो आपके पास जो 30 न्यूटन वाले मोमेंट्स बनेंगे वो इक्वल टू 0 आ जाएंगे। 30 न्यूटन वाले मोमेंट्स को तो हमने वैसे ही कैंसिल आउट कर देना, इनको हमने कंसिडर ही नहीं करना। तो फिर आपके पास क्या रह जाएगा, आपके पास कपल रह जाएगा ये 45 वाला, उसका आपके पास जो टॉर्क बनेगा यहाँ पे रिजल्टेंट टॉर्क, वो आपके पास बन जाएगा 45 इंटू जो भी यहाँ पे बीच में डिस्टेंस आ रहा होगा 45d कर लेते हैं, तो ये आपके पास रिजल्टेंट टॉर्क बनेगा। ये भी नॉन जीरो, और जो आपके पास ये रिजल्टेंट फोर्स आ रही है वो भी नॉन जीरो है, तो इसलिए ऑप्शन ए कर दोगे। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ, इसको मैं सॉल्व करके भी बता सकता हूँ। अगर इसमें कोई है कन्फ्यूजन या किसी को मसला है तो ज़रूर बताओ। हसीब, ईमान, तैयबा, कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ। एक मिनट मैं बताता हूँ इसमें क्या हो रहा है हमारे पास। इसको सेपरेट एक केस कंसिडर करके देखते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल है, इसमें ये 30 न्यूटन्स है, और ये भी हमारे पास यहाँ पे 30 न्यूटन्स है। अब इसको कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे इनके बीच में अजम्पशन में लगाता हूँ डिस्टेंस d है मेरे पास। अच्छा, अब डिस्टेंस हमने क्या करना होता है, जब भी इनको सेपरेटली कैलकुलेट करना है हमने, ये जो हमारे पास बन रहा है ये हमने कहा था हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, और ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है। अच्छा, और इसका जो डिस्टेंस है हमेशा हमारे पास सेंटर से लेके होता है। सेंटर जो होता है ना सर्कल का, उसको हम पिवट कंसिडर करते हैं। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा हमारे पास पिंक वाला, और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा हमारे पास वो ये होगा ग्रीन वाला। तो ये हमारे पास d/2 कुछ बन जाएगा। तो जो आपके पास यहाँ पे ये वाला पार्ट आ रहा है, इसका आपके पास मोमेंट बन जाएगा 30 d/2, जो कि 15d आंसर आ जाएगा।
और ये किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। तो इसमें भी इसको देखो तो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा -30d/2। फोर्स यहाँ पे भी 30 है और डिस्टेंस यहाँ पे d/2 है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -15d। ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। अब आपने करना क्या है, रिजल्टेंट इनका कैलकुलेट करना है। तो 15d - 15d आपके पास क्या हो जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। तो जो 30 न्यूटन वाले जो मूवमेंट्स आपके पास प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको आपने वैसे ही इग्नोर कर देना क्योंकि उनका आंसर आपके पास 0 ही आएगा। लेकिन जो आपके पास 45 न्यूटन वाला है, 45 न्यूटन का आपके पास आंसर आ जाएगा 45 डी करके कुछ आ जाएगा, जो भी यहाँ पे डी होगा। एक आपने यहाँ पे फोर्स पकड़ी 45, उनके दरमियान जो भी डिस्टेंस डी है उससे आपने मल्टीप्लाई किया, रिजल्टेंट टॉर्क आ गया। तो इस तरह आपने कैलकुलेट करना। अब ये चीज़ समझ आई तो कि इसको हमने इग्नोर क्यों किया, डायरेक्शन डिफरेंट थी। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं कौन सा। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दे के ड्राना सा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन है आसान। अब अगर 2 8 न्यूटन फोर्सेज एक्ट एट दी each end of a beam of length 0.60 meters, the forces are parallel and act in opposite direction. The angle between the forces and the beam is 60 degrees. अच्छा, अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द टॉर्क ऑफ द कपल एक्सर्टेड ऑन द बीम। तो उसने क्या कर दिया, टॉर्क ऑफ द कपल की बात कर दी। ये टॉर्क ऑफ कपल किस तरह बन रहा है, इसके दरमियान एक कॉमन डिस्टेंस आ रहा है, कॉमन डिस्टेंस 0.60 मीटर्स है। और जो आपके पास दोनों यहाँ पे फोर्सेज लग रही हैं 8 न्यूटन और 8 न्यूटन सेम डायरेक्शन में लग रही हैं, एंटी पैरेलल है और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो इस वजह से कंफर्म हो गया कि कपल है। लेकिन इसके अंदर अब ये ट्रिक क्या आ रही है कि ये आपके पास फोर्स एक एंगल पे आ रही है, आपने इसको क्या करना है, रिजॉल्व करना है। तो इसको जब रिजॉल्व करोगे तो अब इसमें ना डिफरेंट तरीके हो सकते हैं रिजॉल्व करने के, आप अपने मेथड से इसको रिजॉल्व कर लेना। मैं इसको करता हूँ, मैं इसको अपने मेथड से कर लेता हूँ। अब आप लोग की हो सकता है सोच इसमें डिफरेंट हो, वो आप अपने से एंगल बना के कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो आंसर। लेकिन मैं अगर इसको करना चाहूँ तो मैंने बेसिकली क्या करना है, मैंने ये परपेंडिकुलर वेक्टर यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो अच्छा, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बैकवर्ड एक्सटेंड कर देता हूँ। ये जो मेरे पास 8 न्यूटन की यहाँ पे फोर्स बन रही है ना, वो बेसिकली सेम यहाँ पे 8 न्यूटन की फोर्स यहाँ पे बन रही होगी। तो अब मेरे पास काम आसान हो गया। मैंने क्या करना है, मैंने ये वाली पार्ट कैलकुलेट करनी है और ये वाला पार्ट मेरे पास क्या बन जाएगा, 8 न्यूटन साइन 60 बन जाएगा। तो 8 न्यूटन साइन जो 60 आ रहा है वो आपके पास एक फोर्स आ गई, आपने एक फोर्स पकड़ी और इसको कॉमन डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया जो कि 0.60 है। तो आपके पास यहाँ पे कुछ आंसर आना चाहिए। तो ये कैलकुलेट करो ज़रा, इस कैलकुलेट करके ना इसका मुझे ज़रा आंसर बताओ। सिक्स पॉइंट नाइन आंसर आता है। एक मिनट, नाइन पॉइंट सिक्स नहीं आना चाहिए मेरे पास ना, खुद वैसे कैलकुलेटर है नहीं इस वक्त अवेलेबल, मैं चेक करता हूँ। 8 9 जो 8 न्यूटन इंटू साइन 60 का आंसर क्या आ रहा था, अच्छा 6.92, इसको फिर मल्टीप्लाई किया 0.6 से। अच्छा हाँ, अच्छा ठीक है, आपने पूरा आंसर नहीं बताया। 0.6 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास आंसर शुड बी इक्वल टू 4.2 न्यूटन मीटर्स। तो इसको मैं कैलकुलेट करके बता भी देता हूँ। अच्छा, इसको ना डिफरेंट और भी एक तरीके से कर सकते थे, इसको मैं करता हूँ ज़रा सेपरेटली, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। हाँ 4.2 आंसर है, 4.2 ही है। वो तैयबा ने ना उससे मल्टीप्लाई नहीं किया था, 0.6 डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं किया था, वो खाली वो रिजॉल्विंग वेक्टर का आंसर था। अच्छा, इसमें देखो, इसमें हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ पिक्चर। अच्छा, इसमें हमारे पास मैंने तो आपको बता दी कि 8 न्यूटन यहाँ पर आ रहा है, उसको यहाँ पे कंसिडर कर लो, उस तरह भी हो जाएगा। लेकिन एक और मेथड है, एक ये अच्छा वाला तरीका है। इसमें क्या करना है, यहाँ पे आपके पास एंगल 60 बन रहा है, तो ये कॉमन नॉलेज है कि जो ये वाला एंगल होगा ये भी आपके पास 60 होगा। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपके पास, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं तो ये 60 डिग्रीज़ का यहाँ पे साइन बन जाएगा। अब आपने कैलकुलेट क्या करना है, आपने ये वाला जो यहाँ पे वेक्टर आ रहा है ये आपने कैलकुलेट करना है, जो कि आपके पास एक परपेंडिकुलर वेक्टर आ रहा है। तो ये आपके पास बन जाएगा 8 साइन 60 बन जाएगा।
अब आपने यहाँ पे मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो मोमेंट आपके पास यहाँ पे बन जाएगा 8 sin 60 इंटू 0.6 बन जाएगा आपके पास। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.2 न्यूटन मीटर्स आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास ये बी पार्ट ऑप्शन करेक्ट होगी। तो ये चीज़ समझ आ गई सबको? हसीब समझ आ गई? हसीब क्लियर है बच्चे? हसीब क्लास में हो? ओके ठीक है। अच्छा ईमान और तैयबा आप लोगों को भी क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ। अच्छा अपना इसके अंदर हमारे पास लास्ट एक टॉपिक रह गया, वो एक डेरिवेशन है हमारे पास छोटी सी बेसिकली, तो इतना उसमें कोई मसला नहीं है। चैप्टर ऑलमोस्ट ये कवर हो गया। एक अपथ्रस्ट की डेफिनेशन हमने करनी है और इसके बाद हमारे पास बस ये चैप्टर डन है। बाकी अब आप लोग क्लास लीव कर सकते हो, लेकिन मैंने एक वो ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट हसीब को समझाना है, जो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ वाली चीज़ें हैं काइनेमेटिक्स में, वो थोड़ी सी मैंने दोबारा समझानी। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे रहना तो रह सकते हो, वरना यूर फ्री टू गो। अगर आप लोग को आती है तो यूर फ्री टू गो, लेकिन वो वाली चीज़ मैंने अभी यहाँ पे समझानी है, तो देख लो। वो जो ग्राफ्स हमने ट्रांसफॉर्मेशन करनी होती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड टाइम ग्राफ जो बनाने हैं, स्पीड टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये चीज़ें देखनी है हमने। अच्छा अब इसके अंदर ना हमारे पास दो चीज़ें आती हैं जब भी ग्राफ के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। एक तो आपके पास आ जाता है ग्रेडियंट एनालिसिस आ जाता है। अब ग्रेडियंट एनालिसिस आप सबको आता है, थोड़ा सा इसको मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। फिर हमारे पास जो मेजर चीज़ आती है वो आती है हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ फ्रॉम अनदर ग्राफ। तो ये दोनों चीज़ें हमने देखनी है यहाँ पे। अच्छा पहली चीज़ हमारे पास यहाँ पर आती है ग्रेडियंट एनालिसिस। अच्छा इसमें क्या होता है, एक आपके पास लेट से इस तरह का आपके पास एक ग्राफ आ रहा है, इसका एनालिसिस अगर हमने करना है इसकी ग्रेडियंट का, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि हमारे पास एक पॉजिटिव यहाँ पे ग्रेडियंट आ रहा है। ये चीज़ सबको पता है पॉजिटिव ग्रेडियंट क्यों आ रहा है, बिकॉज ये पॉजिटिव एक डायरेक्शन में जा रही है, तो हम कहेंगे ये हमारे पास एक पॉजिटिव ग्राफ है बिकॉज हमारे पास जो भी चेंज इन वाई आ रहा है वो पॉजिटिव है। और दूसरी चीज़ हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट ग्रेडियंट आ रहा है। तो ये दो ठीक है, मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे लाइन बन गई है, इसमें पॉजिटिव ग्रेडियंट आ रहा है और एक कांस्टेंट ग्रेडियंट आ रहा है, ये हमने डिसाइड कर लिया। अब एक और तरह का हमारे पास यहाँ पे, एक चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। हो रही है रिकॉर्डिंग। अच्छा इसके बाद हमारे पास एक इस तरह की लाइन आ जाती है।
अब ये वाली जो लाइन है हमारे पास, ये हमारे पास क्या होगी, इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास है नेगेटिव ग्रेडियंट है। नेगेटिव ग्रेडियंट क्यों है? बिकॉज ये डिक्रीज़ कर रहा है, ये नीचे को आ रहा है, तो इसलिए हम कह देंगे दिस इज़ अ नेगेटिव ग्रेडियंट। और दूसरा यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा कि ये कांस्टेंट ग्रेडियंट है। अच्छा, अब जो कांस्टेंट हमारे पास बेसिकली चीज़ होती है वो हमें किस तरह पता लगती है? बिकॉज अगर हम आपके पास स्ट्रेट लाइन आ रही है ना, तो आपके पास ग्रेडियंट कांस्टेंट है। इस तरह आपने आइडेंटिफाई करना है कि इफ़ योर लाइन इज स्ट्रेट देन इट इज़ एब्सोल्युटली कांस्टेंट। तो ये आपके पास ये पहले दो केसेस थे। इसके बाद आपके पास दो और केसेस आते हैं। एक आपके पास यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल ग्राफ आ जाएगा। इसको आप कह दो कि जो भी इसका ग्रेडियंट बन रहा है वो किसके इक्वल टू है? ज़ीरो के इक्वल टू है। ज़ीरो के इक्वल टू क्यों है? बिकॉज जो भी आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर आती है उसका हमेशा ग्रेडियंट इक्वल टू ज़ीरो होता है। ये एक फैक्ट है, रूल है। इसके बाद आपके पास आ जाती है एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन आ जाती है। अब इसमें क्या होता है? इसमें आपके पास अनडिफाइंड ग्रेडियंट होता है। बेसिकली जो भी आपके पास ग्रेडियंट की वैल्यू आती है ना, वो आपके पास होती है इन्फिनिट चलती रहती है, वो अनडिफाइंड होती है। तो ये आपके पास कुछ यहाँ पे केसेस थे। सबसे पहला वाला केस ये था, इसको भी आपको आना चाहिए। सबसे दूसरा वाला केस ये था, थर्ड आपके पास ये हो गया, एंड देन फोर्थ वी हैव दिस। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, थोड़ी सी बेसिक चीज़ें। अगर ये चीज़ें नहीं पता होगी तो आप ग्रेडियंट एनालिसिस कर नहीं पाओगे। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व चेंजेस एट एवरी पॉइंट। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ग्रेडियंट्स को देखते हैं। ग्रेडियंट्स ऑफ कर्व्स। अच्छा, इसमें ये आपके पास एक ग्राफ है पहला, और इसमें आपके पास एक कर्व आ रही है। यहाँ पे इस कर्व को देखते हैं। इस पॉइंट से ये कर्व स्टार्ट हो रही है और एक कहाँ तक आती है? इस पॉइंट पर जाके लैंड करती है। अच्छा, अब ये वाला जो आपके पास पॉइंट आ रहा है, जो स्टार्टिंग पॉइंट आ रहा है, इसको मैं कहता हूँ पॉइंट ए। और फिर आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, पॉइंट बी है। और फिर आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है जो कि पॉइंट सी है। अब आपने क्या करना है, डिफरेंट ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं इनके आपने ग्रेडियंट एनालिसिस करना है। आपने कैलकुलेट करना है कि इनके ग्रेडियंट किस तरह के हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे ए को देख लो, तो ए में आपके पास अगर ग्रेडियंट को देखो, अब ये आपके पास ना कर्व आ गया। जब भी आपके पास कर्व आ जाए, आपने कर्व के ऊपर ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, तो आपने हमेशा टेंजेंट के थ्रू करना है। ये आपके पास यहाँ पे कर्व आ रही है, आपने क्या किया, ये वाला पॉइंट ए लिया, इसके ऊपर आपने इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन बना दी। अब ये जो स्ट्रेट लाइन आपके पास है, ये आपके पास एक टेंजेंट है। इस टेंजेंट का जो भी वैल्यू आएगी ग्रेडियंट की, वो आपके पास पॉइंट ए की ग्रेडियंट की वैल्यू हुई। तो आपने टेंजेंट ड्रॉ की यहाँ पे, और आपके पास जो टेंजेंट बन रही है ये आपके पास हॉरिजॉन्टल बन रही है। तो इसका मतलब है जो हमारे पास ए पर ग्रेडियंट की वैल्यू आ रही है, इट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन गया। अब पॉइंट बी के लिए आपने सेम चीज़ करनी है, तो इस पर भी आपने एक स्ट्रेट लाइन इस तरह कैलकुलेट करनी है। अब जो भी स्ट्रेट लाइन जो आपने ड्रॉ की है, जिसको आप टेंजेंट कहते हो, इसकी जो भी ग्रेडियंट की वैल्यू आएगी वही आपके पास पॉइंट बी की ग्रेडियंट की वैल्यू होगी। तो पॉइंट बी पे आप कह सकते हो, पॉइंट बी पे तो वैसे आप कहोगे कि आपके पास जो ग्रेडियंट बन रहा है वो कांस्टेंट है, क्योंकि आपके पास, बल्कि कांस्टेंट नहीं बन रहा है यहाँ पे, आपके पास यहाँ पे नेगेटिव एक ग्रेडियंट बन रहा है यहाँ पे। तो इसको आप कह सकते हो कि जो ग्रेडियंट आपके पास है वो नेगेटिव है, नेगेटिव ग्रेडियंट। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाता है यहाँ पे पॉइंट सी। पॉइंट सी पर भी आपने सेम तरीके से कैलकुलेट करनी है। तो पॉइंट सी पे भी आपने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया। इसमें भी आप कहोगे कि आपके पास यहाँ पे नेगेटिव ग्रेडियंट बन रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर चीज़ नोटिस करो तो हमने यहाँ पे पढ़ी थी कि जितनी ही आपके पास स्लांट ग्रेडियंट आपके पास स्लैंट होता है, उतनी आपके पास ग्रेडियंट की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। अगर आपके पास लेट से ये वाला यहाँ पे पॉइंट आ रहा है ना, तो इसका जो m है, इसका m स्मॉलर है, लेकिन लेट से आपके पास एक ये लाइन आ रही है इस तरह की, तो ये आपके पास ज़्यादा स्लैंट आ रही है, तो इसको आप कहोगे m लार्जर है। तो इसी तरह आप यहाँ पर देखो, तो ये जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी पे आपके पास इतनी ज़्यादा स्लोप नहीं बन रही यहाँ पे, तो इसको आप कह सकते हो ये आपके पास
स्मॉलर इसकी वैल्यू है। लेकिन जो सी है, सी में थोड़ी सी स्लोप बन रही है आपके पास, ज़्यादा यहाँ पे स्लोपिंग एक स्लांट डिस्टेंस आ रहा है, तो इसमें आप कह सकते हो कि जो ग्रेडियंट है आपके पास वो लार्जर है। तो ये आपके पास यहाँ पे चीज़ बन रही है, दोनों के ग्रेडियंट्स नेगेटिव बन रहे हैं, लेकिन उनके क्या बन रहे हैं, एक का स्मॉलर बन रहा है, एक का लार्जर बन रहा है। अगर आपके पास कर्व इस तरह की होती है ना, यहाँ पे करके इस तरह की कर्व होती है, और आपके पास फिर ग्रेडियंट इस तरह के बनते हैं, इस तरह के बनते हैं, तो फिर इस डायरेक्शन में जो ग्रेडियंट बनते हैं वो आपके पास पॉजिटिव होते हैं। लेकिन जो ऑपोजिट डायरेक्शन में बन रहे हैं, जो कि इस तरह जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, उनको आप नेगेटिव हमेशा कहते हैं। तो इसलिए ए बी सी की वैल्यूज़ इस तरह आपने डिटर्मिन की। तो ये चीज़ समझ आ गई, ये जो पहला क्वेश्चन किया हमने यहाँ पर। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। हसीब क्लियर है? हसीब बच्चे क्लियर है? और ईमान तैयबा आप लोग भी बता दो। एक मिनट, मुझे ना बस पेन चेंज करना है। ओके। अच्छा, इसमें अब एक और यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ पे देखते हैं, एक और एग्जांपल वैसे मैंने करवानी थी, लेकिन आई थिंक दिस शुड बी इनफ, हो जाएगा ग्रेडियंट एनालिसिस। अब एक और यहाँ पे हमने पॉइंट देखना है कि हाउ टू ड्रॉ a gradient graph for any graph। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल क्वेश्चन हम देखते हैं। ये आप लोगों के पास एक क्वेश्चन उसने दिया हुआ है, ये आपके पास यहाँ पे एक ग्राफ है, और इसमें क्या हो रहा है, आप लोगों के पास इस पॉइंट से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, और इस पॉइंट पर जो आपके पास ग्राफ है वो लैंड कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये वाला वाई एक्सेस है आपके पास, ये एक्स एक्सेस है। अब आपने क्या करना है, आपने इसका एक ग्रेडियंट ग्राफ बनाना है। तो इसमें आप क्या करोगे, अगर आपने ग्रेडियंट का ग्राफ बनाना तो करते हैं, पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इसको ज़रा देखते हैं। अच्छा, अब पहले ना ग्रेडियंट को यहाँ पे ग्रेडियंट एनालिसिस करते हैं इसकी, फिर हम देखते हैं कि इसका जो ग्रेडियंट हमारे पास बन रहा है ना, वो किस तरह का बन रहा है। ये जो हमारे पास बनेगा ना, इसके एक्स एक्सिस में हम लिख देंगे यहाँ पे चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स क्या होता है, हमारे पास बेसिकली ग्रेडियंट होता है यहाँ पे, और ये जो है ये हमारे पास वैसे ही एक्स एक्सिस बन जाएगा। अच्छा, अब सबसे पहले ग्रेडियंट एनालिसिस करते हैं। ये वाला जो पॉइंट आ रहा है, ये ऊपर वाला ही बेसिकली आपके पास ग्राफ बन रहा है, जो हमने अभी अभी ऊपर किया था ग्राफ। तो जो पहला आपके पास पॉइंट बन रहा है यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट, उसका जो भी ग्रेडियंट की वैल्यू है वो उसकी ज़ीरो है। तो हमारे पास जो यहाँ पे पहला पॉइंट बन जाएगा ना, वो हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो पे पॉइंट बनेगा, उसकी वैल्यू ज़ीरो है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है, इसके बाद अगर इसी तरह यहाँ पे पॉइंट हम ये वाला ले लेते हैं जो कि पॉइंट बी था ऊपर, तो इसका ग्रेडियंट हमारे पास नेगेटिव बन रहा है, लेकिन नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है। तो और हमारे पास ये बन किस तरह रही है, इसकी वैल्यू जो आ रही है वो आपके पास नेगेटिव आ रही है और नीचे की तरफ आ रही है। तो आपने क्या कर लिया, इसको थोड़ा सा आपने इस तरह करके एक्सटेंड कर लिया। फिर आप इस पॉइंट पर आए, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाई, इसका ग्रेडियंट फाइंड किया, थोड़ी सी नेगेटिव ग्रेडियंट बन रहा है लेकिन थोड़ी सी और लार्जर वैल्यू होगी, तो आपने इसको क्या कर दिया और थोड़ा सा आपने एक्सटेंड कर दिया। फिर आपके पास यहाँ पे ये वाला लास्ट पॉइंट आ गया, इसके ऊपर आपने यहाँ पे भी आपने क्या करना है, टेंजेंट एक ड्रॉ करनी है यहाँ पे। तो ये आपके पास इस तरह का एक वर्टिकल ग्राफ बन जाएगा जहाँ पे आपके पास अनडिफाइंड आंसर हो जाएगा। तो अब आगे आपके पास अनडिफाइंड आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब आपने यहीं पे इस चीज़ को क्लोज कर देना है। तो ये आपके पास यहाँ पे एक ग्रेडियंट बन जाएगा। तो इस तरह आपने ग्रेडियंट ग्राफ्स बनाने थे।
अब इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, वो आपको क्या कहेगा, क्वेश्चन किस तरह कहेगा, एक उसने ग्राफ बनाया होगा और वो कहेगा इसी ग्राफ का अपने ग्रेडियंट ग्राफ ड्रॉ करना है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है कि जो भी आपके पास उसने क्वेश्चन में ग्राफ दिया, क्वेश्चन में उसने आपको जो भी ग्राफ बनाया उसका आपने ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है हर पॉइंट पे, और इस पॉइंट के लिहाज से आपने एक ग्रेडियंट ग्राफ ड्रॉ कर देना। तो इस तरह आपने करना है। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा था, हमने ये वाली कर्व पढ़ी भी थी, तो यहाँ पे पहले 0 था तो हमने 0 पॉइंट मार्क कर लिया। फिर आपके पास जो ग्रेडियंट थे वो नेगेटिव आ रहे थे, ग्रेडियंट तो आपके पास नेगेटिव आ रहे थे लेकिन वो आपके पास इंक्रीज़ हो जा रहे थे वैल्यू में। तो हमने भी क्या किया, हमने एक यहाँ पे नेगेटिव ग्रेडियंट क्रिएट कर लिया। अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव ग्रेडियंट होता ना, आपके पास यहाँ पे कर्व होती, इस तरह करके आपके पास कर्व आ रही थी, तो आपने क्या करना था, आपने इस तरह करके ग्रेडियंट ग्राफ बना लेना। तो ये आपके पास यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है। तो ये चीज़ समझ आ गई सबको? कोई इसमें कन्फ्यूजन हो तो बताओ। बच्चों क्लियर है सबको? हसीब, ईमान, तैयबा? पॉजिटिव वाला हमारे पास इस तरह करके बनेगा, सेम डायरेक्शन में, बट वो इस तरह बन जाएगा, ऊपर वाली साइड पे बन जाएगा। ये क्योंकि नेगेटिव ग्रेडियंट्स आ रहे थे तो हमने नीचे वाली साइड पे बना दिया। ठीक है, हसीब बातें क्लियर हो रही हैं? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ, ज़रूर पूछो। ठीक है, अच्छा अब एक यहाँ पे इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम वहाँ पे आते हैं, हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ फ्रॉम अनदर ग्राफ। इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास एक ये आपके पास y एक्सिस है और यहाँ पे आपके पास एक x एक्सिस है। अब इसमें उसने क्या कर दिया, यहाँ पे आपके पास ये इस तरह लाइन इंक्रीज़ कर रही है और ये आपके पास दोबारा से यहाँ पे ग्रेडियंट आ रहा है और यहाँ पे आपके पास इस तरह ग्रेडियंट एक्सटेंड कर रहा है। यहाँ पे ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है। अच्छा अब इसका भी हमने क्या करना है, इसका हमने यहाँ पे ग्रेडियंट ग्राफ यहाँ पे क्रिएट करना है। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा तो इसको समझना ज़रा। y ऊपर चेंज इन y ओवर चेंज इन x, ये x आ रहा है आपके पास। अब इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे ग्रेडियंट एनालिसिस करना है। तो इसमें अगर आप लोग नोटिस करो तो ये वाला जो आपके पास ग्रेडियंट आ रहा है ये आपके पास इंक्रीज़ कर रहा है, ये वाला ग्रेडियंट क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है आपके पास। तो जब भी आपके पास यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा हो, अच्छा इसमें पता क्या करते हैं, इसमें इसको ऐसा करते हैं, इन्वर्स करते हैं। इस क्वेश्चन को हम ना रिवर्ट कर लेते हैं, ये हम कंसिडर करते हैं ये आपके पास ग्रेडियंट ग्राफ बना हुआ है और ये आपके पास सीधा सा ग्राफ आना है y ओवर x वाला। अब इसको हमने क्या कर दिया, हमने कंडीशन को इन्वर्स कर दिया यहाँ पे। अब ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे ग्रेडियंट ग्राफ बना हुआ है, अब इस ग्रेडियंट ग्राफ से आपने ओरिजिनल ग्राफ यहाँ पे क्रिएट करना है। तो इसमें अगर आप लोग देखो तो ये जो आपके पास ग्रेडियंट बना है ना यहाँ पे, ये इंक्रीज़ कर रहा है और ये नॉन ज़ीरो वैल्यू पे है। तो इसका अगर आप ओरिजिनल ग्राफ बनाओगे तो आपके पास कुछ इस तरह का बन जाएगा, आपके पास एक इंक्रीजिंग यहाँ पे कर्व बन जाएगी। अब इस इंक्रीजिंग कर्व को अगर आप देखो तो इसका ग्रेडियंट अगर आप टेंजेंट पे फाइंड करोगे तो बारी बारी हर पॉइंट का यहाँ पे फाइंड करोगे टेंजेंट, तो आपके पास क्या होगा, इंक्रीज़ कर रहा होगा। तो आपने भी यहाँ पे क्या कर लिया, एक इंक्रीजिंग ग्रेडियंट बना लिया। ये आप अच्छा दोबारा से सुन लो, ये हम रिवर्स केस कर रहे हैं। हमारे पास ग्रेडियंट ग्राफ गिवन है, ग्रेडियंट ग्राफ से हमने ओरिजिनल ग्राफ बनाना है। तो जब भी आपके पास यहाँ पे इस तरह का केस आ जाए कि इंक्रीज़ कर रहा है और यहाँ पे कांस्टेंट ग्रेडियंट आ रहा है, तो आपने इस तरह की एक कर्व बना देनी है, इंक्रीजिंग कर्व। फिर आपके पास यहाँ पे ये वाला जो ग्रेडियंट बन रहा है ये आपके पास कांस्टेंट आ रहा है, ये आपके पास कांस्टेंट आ रहा है और आपके पास ये क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इसको अगर आपने करना है तो इसमें आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके पास एक यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी इस तरह की। जब भी आपके पास कांस्टेंट है तो आपने इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन बना दी। अब इसका अगर ग्रेडियंट आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास हमने ग्रेडियंट पढ़ा था, जब भी इस तरह की लाइन आ जाए तो उसका ग्रेडियंट पॉजिटिव होता है और कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ग्रेडियंट हमारे पास कांस्टेंट है, वैल्यू चेंज नहीं हो रही और पॉजिटिव है, तो हमने इस तरह की एक लाइन यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दी। ये आपके पास 0.1 है, ये आपके पास 0.2 है, 0.1, 0.2। अच्छा फिर हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे ये वाली साइड आ रही है। अब जो ये वाली साइड हमारे पास आ रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रेडियंट हमारे पास डिक्रीज़ कर रहा है और कहाँ तक डिक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीजेस टू 0। तो जब इस तरह हमने करना है, इस केस में भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के केस में हमेशा हम क्या करते हैं, हम कर्व्स बनाते हैं। तो यहाँ पे आपने इंक्रीज़ कर दी ये चीज़ और यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने एक कर्व लेकर आनी है डिक्रीजिंग, अपनी मर्ज़ी से आपने कर्व बनानी है डिक्रीजिंग, बस इसको 0 तक आपने लेकर आना है। तो ये आपके पास यहाँ पे थर्ड पॉइंट बन जाएगा। तो इस तरह आपने ग्राफ करना है।
इसमें से अगर यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, ज़रूर पूछो, होने चाहिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन होनी चाहिए। कोई सवाल हो यहाँ पे पूछो ज़रूर। ये मैथ्स और फिज़िक्स सेम ही चीज़ होती है। अभी तो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। आगे जाके जब यूनिवर्सिटी लेवल पे जाओगे ना, तो फिज़िक्स और मैथ्स बिल्कुल सेम सेम हो जाएंगे। अच्छा बच्चों, समझ आ गई यहाँ पे? जब भी इसको ना, आप इसको केसेस को आप ये इस तरह याद भी कर सकते हो। ये सारे जो केसेस हैं ना, यहाँ पे जितने भी केसेस हो रहे हैं वो मैंने वैसे भी एज इट इज़ लिखवा भी दिए हैं। जब भी आपके पास ग्रेडियंट ग्राफ इंक्रीज कर रहा है तो आपके पास इंक्रीजिंग कर्व बन जाएगी। जब वो कांस्टेंट आ रहा है तो आपके पास एक यहाँ पे कांस्टेंट ग्रेडियंट बन जाएगा। जब आपके पास यहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है टू ज़ीरो तो आपके पास इस तरह डिक्रीजिंग एक यहाँ पे ग्रेडियंट बन जाएगा जो कि थर्ड पार्ट का होगा। तो इस तरह आपने ये ग्राफ क्रिएट करने होते हैं। तो ये चीज़ अगर होगी तो अब हम लास्ट वाले यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, क्लोज करते हैं क्लास को। इसमें हमने क्या करना है, ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टेस्ट बहुत होती है, और ये है हाउ टू ड्रॉ ग्राफ फ्रॉम अनदर ग्राफ। अच्छा, इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम जो ग्राफ है ना, हम उसको ज़रा लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, इस पे ना वैसे बेसिक भी केसेस आते हैं जो हमने ओ लेवल्स में पढ़े थे, लेकिन वो वाले बेसिक केसेस अब मैं करवाऊंगा नहीं, मैं सीधा यहाँ पे एक ग्राफ दूंगा और ग्राफ से हम कर लेंगे। ये जो बेसिक केसेस हैं ना, बेसिक रूल्स हैं, हाउ टू कन्वर्ट ग्राफ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, या आप इंटरनेट पे एग्जैक्टली इन्हीं वर्डिंग में सर्च करो तो आपके पास छोटे छोटे केसेस आ जाएंगे, हर जगह इंटरनेट से मिल जाएंगे। तो वो वाली बेसिक वाली चीज़ मैं नहीं करवा रहा, मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे ग्राफ से इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बताना मुझे ज़रूर। अच्छा, यहाँ पे अगर देखो तो ये हमारे पास यहाँ पे ग्राफ है ना पे, और इस तरह करके कुछ बन रहा है। थोड़ा सा बेहतर इसको बनाता हूँ। ये हमारे पास यहाँ पे ग्राफ बन रहा है। अच्छा, इसको पॉइंट्स में डिवीजन कर लेते हैं। एक ये पॉइंट आ रही है, यहाँ तक हमारे पास कांस्टेंट ग्रेडियंट जा रहा है, फिर ये वाला पॉइंट आ रहा है, और फिर ये वाले पॉइंट आ रहे हैं। इनमें ये सब चीज़ें जो हैं वो डिवाइडेड हैं। अच्छा अच्छा, अब ये वाला हमारे पास पॉइंट वन है, ये पॉइंट टू है, और ये हमारे पास पॉइंट थ्री है। अच्छा, अब करना क्या है, हमने इसे दो तरह के और ग्राफ्स बनाने। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम वाला ग्राफ है, मीटर, इसको मैं कह देता हूँ डिस्प्लेसमेंट एस ओवर मीटर्स, और ये हमारे पास यहाँ पर आ रहा है टाइम, आ रहा है टाइम ओवर सेकंड्स आ रहा है। अब इसी तरह का हमने यहाँ पे ग्राफ बनाना है दूसरे, तो उनको देखते हैं। यहाँ पे भी टाइम ओवर एस आ गया, और यहाँ पे आ गया वेलोसिटी ओवर टाइम आ गया। अब ये वाला ग्राफ हमने यहाँ पे क्रिएट करना है। अच्छा, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने क्या करना है, ग्रेडियंट एनालिसिस करेंगे हम सबसे पहले। ये वाला जो ग्रेडियंट आ रहा है आपके वन पार्ट वाला, उसको अगर आप लोग देखो तो आपके पास जो ग्रेडियंट की वैल्यू वो क्या बन रही है, आपके पास कांस्टेंट बन रही है ग्रेडियंट की वैल्यू। और जो भी हमारे पास यहाँ पे, अच्छा एक मिनट, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, और इससे हमने क्या करना है, अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ग्राफ को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। ये यहाँ पे ना कर्व आ रही थी, ये कर्व है, इस कर्व इस तरह इंक्रीज़ होगी ये कर्व, और फिर इस तरह करके आएगी। तो इसको यहाँ पे देखो, ये हमारे पास यहाँ पे कर्व आ रही है। तो जो पहला हमारे पास पार्ट है उसमें मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे पास ग्रेडियंट आ रहा है वो क्या कर रहा है, वो इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है। तो जो भी आपके पास इंक्रीजिंग ग्रेडियंट आएगा, आपने करना क्या है, जब भी उसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपने डिस्प्लेसमेंट से कैलकुलेट करना है, तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो कांस्टेंट बन जाएगा और आपके पास इंक्रीज़ करेगा। क्योंकि इसका अगर आप बारी बारी यहाँ पे कैलकुलेट करोगे ना, इसका पहले आप ग्रेडियंट निकालो, फिर इसका ग्रेडियंट निकालो, फिर इसका ग्रेडियंट निकालो, तो आपके पास पॉजिटिव ग्रेडियंट आएगा एनालिसिस करके। और पॉजिटिव ग्रेडियंट जो आपके पास आ रहा है वो क्या कर रहा है, वो इंक्रीज़ कर रहा है, और आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट एक लाइंस बन रही है।
तो इसमें अगर आप पहले पार्ट के लिए आप देखो तो आपके पास वेलोसिटी टाइम का जो यहाँ पे ग्राफ है वो टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, आपके साथ स्टीपर होता जा रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह की एक यहाँ पे कांस्टेंट लाइन बना लेनी है। अच्छा, ये वाला आपके पास पहला पार्ट यहाँ पर हो गया। इसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, आपने यहाँ पे दूसरा वाला यहाँ पे पार्ट देखना है। दूसरी वाली यहाँ पे कर्व देखो तो वो भी हमारे पास क्या कर रही है, वो भी हमारे पास इंक्रीज़ कर रही है और पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन इसकी स्लोप ज़्यादा है। तो इसका मतलब है इसका जो ग्रेडियंट है हमारे पास सेकंड पार्ट का, उसकी वैल्यू लार्जर है। तो क्योंकि इसकी वैल्यू लार्जर है तो आपने इसको इस तरह करके आपने इंक्रीज़ कर लेना है। इंक्रीज़ कर लिया आपने इसको, ये आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब आपने करना क्या है, फाइनल यहाँ पे पार्ट में आना। अब फाइनल पार्ट में आपके पास क्या हो रहा है कि जो ग्रेडियंट है वो इवेंचुअली पहले इस पॉइंट का कैलकुलेट कर लो, ग्रेडियंट आपके पास लार्जर वैल्यू होगी, फिर इस पॉइंट का करो, थोड़ी सी स्लोप रिमूव हो रही है, वैल्यू कम हो रही है, और फिर जब आप फाइनली इस पॉइंट पे आ जाओगे ग्रेडियंट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट हो गया तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो हो क्या रहा है, बेसिकली डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है हमारे पास, डिक्रीज़ कर रहा है, और डिक्रीज़ कहाँ पे कर रहा है, जीरो तक डिक्रीज़ कर रहा है। तो अगर कोई चीज़ हमारे पास या ग्रेडियंट हमारे पास जीरो तक डिक्रीज़ कर रहा है तो वो हमारे पास क्या होगा, इस तरह करके हमने इसको क्रिएट कर देना है, इवेंचुअली आके वो जीरो पे लैंड कर देगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स की डिवीजन होगी। ये पॉइंट हो गया पहला, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो इस तरह करके हमने क्या कर दिया, हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दिया। पहले क्या हो रहा था, कर्व हमारे पास इंक्रीज़ कर रहा था और पॉजिटिव ग्रेडियंट था, तो हमने यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट लाइन बना ली। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे एक और ग्रेडियंट आ गया, लेकिन ये ज़्यादा स्लोप पर है, ज़्यादा स्लोप पर है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसलिए मैंने इसको और पॉजिटिव करके ऊपर करके शो करवा दिया। फिर हमारे पास क्या हो रहा है, जो लास्ट ग्रेडियंट है ये इवेंचुअली डिक्रीज़ करता करता इसकी वैल्यू जीरो हो रही है, तो मैंने इसको डिक्रीजिंग ग्रेडियंट करके शो करवा दिया नेगेटिव वैल्यू में, लेकिन इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो रही, तो नेगेटिव वाले पोर्शन में मैं नहीं जाऊँगा, मैं पॉजिटिव पोर्शन तक जाऊँगा। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे ज़रूर पूछो। इसके बाद हमने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ करना है। हसीब, ईमान, तैयबा, क्लियर है बच्चों? सेकंड पॉइंट, हाँ सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या हो रहा है, एक मिनट, यहाँ पर ना हमारे पास कर्व बन रही है थोड़ी सी, ये वाला जो पार्ट आ रहा है ना थोड़ा सा कर्व वाला बन रहा है, लेकिन मुझे सही तरह बनानी, ये ना इस तरह करके हमारे पास कुछ बन रहा है, ये अभी भी नहीं सही बन रहा वैसे, इसको इस तरह कर लो। ये थोड़ी सी कर्व बन रही है, कर्व शो नहीं हो रही प्रॉपर्ली, लेकिन दिस इज़ अ कर्व, तो एक कर्व है हमारे पास, तो इसको देख लेना। ग्राफ में से थोड़ा सा ना प्रॉपर्ली नहीं बना, ये स्ट्रेट लाइन थी यहाँ पे, ये कर्व्स बनी थी बेसिकली। अच्छा, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में। वो हमारे पास बहुत आसान है, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होना अगर हमारे पास तो आराम से बन जाता है। अच्छा, और कोशिश किया करो, अगर उसने आपको कोई अजीब सी चीज़ दे दी है ना, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दिया और वो कहता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैलकुलेट करो, तो आपने क्या करना है, पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आप आराम से कौन से वेलोसिटी वाला फाइंड कर लो, फिर वेलोसिटी से आराम से आप क्या कर लो, आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लो, तो फिर इस तरह आपके पास काम आसान हो जाएंगे। अच्छा, इसमें अगर देखो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, अब इससे हमने करना है, अब इसका जो ग्रेडियंट है हमारे पास एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये वाली जो आपके पास वैल्यू आ रही है यहाँ पे, ये आपके पास क्या आ रही है, नंबर 1 की कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। तो अगर कांस्टेंट वैल्यू आ रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, बिकॉज वेलोसिटी टाइम का ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को। तो क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट बन रहा है तो आपने कोई यहाँ पे आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेना, ये वाला पॉइंट ले लो और इसके ऊपर यहाँ पे एक कांस्टेंट ग्रेडियंट बना लो उतने सेम टाइम का। फिर आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास दोबारा एक कांस्टेंट ग्रेडियंट आ रहा है, और इसका मतलब है, लेकिन ये वाली जो वैल्यू, ये लार्जर वैल्यू, क्योंकि इसकी ज़्यादा स्लोप है। तो फिर आपने क्या करना है, आपने इसी पॉइंट से कंटिन्यू करना है, लेकिन अब आपने ध्यान रखना है क्योंकि इसकी वैल्यू लार्जर है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपने ऊपर को क्रिएट कर देना है। तो ये आपने ऊपर को क्रिएट कर दिया, बिकॉज जो आपके पास सेकेंड स्लोप है उसकी वैल्यू लार्जर है। फिर आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट भी आपके पास कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है, लेकिन नेगेटिव साइड पे है। तो नेगेटिव साइड के लिए आपने क्या करना है, आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में ये वैल्यू क्रिएट करनी है। और इसको अगर आप देखो तो ये आपके पास जो नेगेटिव वाला पोर्शन आ रहा है सबसे ज़्यादा स्टीप आ रहा है, सबसे ज़्यादा स्लोप आ रहा है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सबसे ज़्यादा लार्जर होगा, बस नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो अगर ये आपके पास इस पॉइंट में बन रहा है तो 1 2 3 4 5 बॉक्सेस पे आ रहा है, तो इसको 5 से ज़्यादा बॉक्सेस पे कर दो, 1 2 3 4 5 6, एटलीस्ट 6th बॉक्स पे कर दो, 6 या 7 बॉक्स पे। तो इस पॉइंट से स्टार्ट करो और ये आपके पास यहाँ तक ये वाला ग्रेडियंट बन जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का। ये पूरा आपके पास ये पोर्शन आ रहा है, इसको कंफ्यूज ना कर देना। इसमें इन पॉइंट्स को ये कर दो, ये वाले आपके पास डॉट 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 वाले पॉइंट्स आ गए।
ये पार्टीशन है। तो ये वाला हमने जो क्वेश्चन था ना एक्सेलरेशन टाइम का, इस तरह करना था। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ। इसमें आई थिंक हो सकती है, बड़ी जेन्युइन कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि आई डोंट थिंक इस तरह के पहले हमने ग्राफ्स किए हैं। तो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछो ज़रूर। हसीब, ईमान, तैयबा। बताता हूँ। अच्छा देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखना है और इससे आपने एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्रिएट करना है। अब सबसे पहले ना पहले पार्ट को देख लो। पहले पार्ट में हमारे पास ग्रेडियंट किस तरह आ रहा है, ग्रेडियंट हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है। और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आपके पास ग्रेडियंट होता है वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे ग्रेडियंट की वैल्यू आ रही है वो कांस्टेंट आ रही है, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन की वैल्यू वो भी सेम होगी, कांस्टेंट होगी। तो हमने क्या कर दिया, हमने किसी भी पॉइंट, कोई भी हमने पॉइंट एज्यूम कर लिया यहाँ पे, क्योंकि ग्राफ हमारे पास स्केल नहीं है, हमने स्केलिंग नहीं की। तो कोई भी हमने यहाँ पे पॉइंट लिया और हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट लाइन क्रिएट कर दी, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेडियंट आ रहा है कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन सेम रहेगी। इस टाइम से लेके इस टाइम तक एक्सेलरेशन सेम रहेगी। मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ ये वाला जो मेरे पास टाइम आ रहा है ना, ये मेरे पास आ रहा है टाइम t1 आ रहा है और ये मेरे पास आ रहा है टाइम t2। तो टाइम t1 से लेके टाइम t2 तक मेरे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू वो कांस्टेंट है, बिकॉज वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट कांस्टेंट है। यहाँ तक सबको बात समझ आ गई है? तैयबा, ईमान, हसीब, तो कंफर्म कर दो बस मुझे। ईमान क्लियर है? हसीब क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद सेकंड पार्ट यहाँ पे देखो, सेकंड पार्ट का जो यहाँ पे ग्रेडियंट है वो भी हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन अब सेकंड पार्ट में भी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास, डिफरेंस ये आ रहा है कि हमारे पास स्लोप ज़्यादा स्लांट है। अब स्लोप ज़्यादा आपके पास स्टीप हो जाए या स्लांट हो जाए तो आप क्या कहते हो, इसकी ग्रेडियंट की वैल्यू लार्जर हो जाती है। तो इसका मतलब है अगर ग्रेडियंट की वैल्यू इसकी लार्जर है तो एक्सेलरेशन की भी वैल्यू लार्जर होगी। लेकिन क्योंकि ये कांस्टेंट ग्रेडियंट है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू लार्जर तो होगी बट रहेगी कांस्टेंट ही। तो आपने क्या करना है, ये जो आपके पास ये वाला पॉइंट है, इसी के पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर पॉइंट पे आपने एक दोबारा से कांस्टेंट एक्सेलरेशन बना देनी है। लेकिन अब आपने ऊपर इसको इसलिए बनाया, डिस्टेंस आपने इसलिए इंक्रीज़ किया क्योंकि अब आपके पास जो स्लोप आ रही थी सेकंड पार्ट की वो स्टीपर है, उसका ग्रेडियंट स्टीपर है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू भी अब एकदम से इंक्रीज़ कर जाएगी। तो इसलिए आपने इस तरह बना दिया। अब लेट्स से T2 से लेके, अगर एक मिनट, अच्छा इसमें क्या हो रहा है, अगर आपके पास T2 से लेके यहाँ पर T3 आपके पास है, लेट्स से ये आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, T3 आ रहा है। अगर T3 तक ये वाला ग्रेडियंट चल रहा है ना, तो आपने क्या करना है, आपने T2 से लेके T3 तक आपने ये वाली वैल्यू क्रिएट कर देनी है। तो यहाँ तक समझ आ गया सबको क्या किया हमने? बस यहाँ पे अब जो ग्रेडियंट अभी भी कांस्टेंट है, बस उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है। तो हमने जो पिछला वाला हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ूम की थी, उससे थोड़ी सी ऊपर हमने एक कांस्टेंट लाइन बना दी एक्सेलरेशन की। यहाँ तक क्लियर है सबको? ईमान, हसीब, तैयबा। अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमारे पास अब वैल्यू आ रही है, दोबारा से ग्रेडियंट आ रहा है, लेकिन अब इसकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है और ये हम एज्यूम करते हैं T4 तक आ रही है। तो T3 से लेके T4 तक हमने क्या कर लिया, दोबारा से एक कांस्टेंट लाइन क्रिएट कर ली, क्योंकि ग्रेडियंट तो यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है। बस फ़र्क क्या आ रहा है, अब ये नेगेटिव आ रहा है। और एक और फ़र्क आ रहा है कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इसकी वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट क्यों होगी, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा स्टीपर है। सबसे ज़्यादा स्टीपर है तो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू होगी, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो ये नेगेटिव होगा। तो क्योंकि नेगेटिव है तो हमने इसको नेगेटिव वाले पोर्शन में बना दिया, और क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा स्टीपर है तो इसका जो कांस्टेंट वैल्यू बनेगी, कांस्टेंट जो लाइन बनेगी, वो हमने सबसे नीचे बना लिया। हमने इस वाले पॉइंट से भी नीचे करके कंसिडर कर लिया। तो ये चीज़ आप लोग को देखनी, ये ना करना कि इसको यहाँ पे बना दे। अगर यहाँ पे बना दोगे तो वो एग्जाम एक दो पॉइंट्स आपके डिडक्ट कर लेगा। तो इसको देखना है कि क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टीपर ग्राफ है तो इन दोनों की जो वैल्यूज़ आ रही हैं उससे मैग्नीट्यूड में ज़्यादा इंक्रीज़ होना चाहिए। तो इसको हमने सबसे नीचे बना लिया एज्यूम करके, और T3 से T4 तक हमने एक यहाँ पे कांस्टेंट लाइन यहाँ पे क्रिएट कर ली। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है क्रिएट होगा। ठीक है, अब किसी का कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर पूछो। बाकी इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी होंगे, वो हम फिर नेक्स्ट क्लास में दोबारा देख लेंगे, उसमें भी एक्स्ट्रा टाइम लगा लेंगे, उसमें भी देख लेंगे। ठीक है, कोई सवाल हो, कोई मसला हो तो बताओ। चलो अब जा सकते हो आप लोग, अगर कोई सवाल नहीं। अल्लाह हाफिज़।
अच्छा अच्छा, काइनेमेटिक्स की वर्कशीट के लिए ना, किसका टेस्ट है वैसे, P1 P2 बोथ? अच्छा, काइनेमेटिक्स का वैसे शायद मेरे पास ना टेस्ट अगर कोई पड़ा है तो टेस्ट में भेज देता हूँ। बाकी जो टॉपिकल्स हैं ना, टॉपिकल जो रेड स्पॉट के हैं उनमें से उनके क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट करना। एटलीस्ट MCQs देख लेना, MCQs 30 MCQs देख लेना, और एटलीस्ट 15 जो P2s हैं वो देख लेना। टेस्ट अगर मुझे कोई मिलता है ना तो मैं ज़रूर सेंड करूँगा।